जापान इतिहास में एक नए मोड़ पर प्रवेश कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इसने अपने सबसे बड़े सैन्य निर्माण को मंजूरी दी और यह सब चाइना का मुकाबला करने के लिए है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा पराजित होने के बाद से जापान एक शांतिवादी राष्ट्र रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने जापान के नए संविधान को लिखने में मदद की। अमेरिका की शर्तों के तहत जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में यह निर्धारित किया गया था कि वे युद्ध का त्याग करेंगे और उनके पास कोई स्थायी सेना, नौसेना या वायुसेना नहीं होगी। 1941 में जापान पर युद्ध की घोषणा करने के लिए अमेरिका इतना पागल था। उन्होंने कहा, बस आपको अब युद्ध करने की अनुमति नहीं है, और यदि आप करते हैं, इसका मतलब युद्ध है। जापान ने आत्मरक्षा बलों के लिए अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 9 की व्याख्या की है, लेकिन उनके पास आक्रामक क्षमता नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के तहत बदलना शुरू हुआ। वो जानता था कि चीन जापान और बाकी दुनिया के लिए खतरा है। यही वजह है कि उसने जापान की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि की और उन सहयोगियों की मदद करने के लिए कानूनी औचित्य पर जोर दिया जो हमले का शिकार है। इस साल की शुरुआत में आबे की हत्या के बाद भी जापान ने अपने सैन्य खेल को जारी रखा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और ताइवान के खिलाफ चीन की धमकियों के लिए धन्यवाद। पिछले हफ्ते जापान ने अपनी नवीनतम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की। पिछली जापानी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एक दशक पहले सामने आई थी। उस समय उत्तर कोरिया जापान की शीर्ष सुरक्षा चिंता थी, लेकिन इस साल की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन को अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया की तुलना में किसी को आप पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको कितना बुरा होना पड़ेगा? यह ऐसा ही होगा जैसे कि कोई बाघ ठीक किसी की ओर चल रहा हो और वे चिल्लाए, देखो उस बाघ के पीछे पीट डेविडसन। महिलाओं की रक्षा करो। जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन और उत्तर कोरिया के साथ रूस को भी जापान के प्रमुख खतरों के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के अनुसार जापान अपने इतिहास में एक मोड़ पर पहुंच गया है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपने सबसे बड़े सैन्य निर्माण को मंजूरी देकर इस बदलाव का जवाब दे रहा है। कुछ दादाजी चिल्लाने के कारण मुझे पता था कि ये दिन आ रहा था। वे हमें अपने रोबोट और एनीम और बिल्ली लड़कियों के साथ सुरक्षा की झूठी भावना में लुभा रहे थे। जापान 2027 तक अपने रक्षा बजट को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 1% से 2% तक दोगुना कर देगा, जो सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यह अगले 5 वर्षों में करीब 315 अरब डॉलर की वृद्धि है। अधिकांश अमेरिकी जिन्होंने अमेरिकी सैन्य बजट को चिल्लाते हुए देखा है, बस इतना ही, ओह ये प्यारा है, शांत हो जाओ दादाजी, कोने का बॉक्स। यह कोई संयोग नहीं है कि जापान 2027 तक ऐसा करना चाहता है। कई सैन्य अधिकारियों का मानना है कि चीन 2027 तक ताइवान पर आक्रमण करने में सक्षम होना चाहता है, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहकर नकार देगी, ये हास्यास्पद है। हम 2027 से पहले तरीके से ताइवान पर हमला करना चाहते हैं। ताइवान जापान के हितों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करता तो चीन जापान के सैन्य ठिकानों में तैनात अमेरिकी और जापानी सेना पर हमला कर सकता था। जापान ऐसा होने से रोकना चाहता है। अपने नए रक्षा बजट के तहत जापान अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा। ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? फिंगर्स क्रॉस्ड कैट गर्ल मेचा, मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। जापान चीन को रोकने के लिए अपने सैन्य रक्षा खर्च को बढ़ा रहा है। अपने सैन्य बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और मिसाइलों में सुधार के अलावा जापान पहले से ही अपने द्वीपों की किलेबंदी कर रहा है, अधिक एजेस से लैस विध्वंसक जोड़ रहा है, छठी पीढ़ी के जेट लड़ाकू विमानों का विकास कर रहा है और लड़ाकू विमानों की सहायता के लिए लड़ाकू ड्रोन बना रहा है। और अंत में जापान एक वास्तविक जीवन का गुंडम बना रहा है। कम से कम मुझे ऐसी आशा है। जापान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों के अनुसार जापान का बढ़ा हुआ सैन्य बजट सैन्य विमानों को समायोजित करने के लिए हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, गोला बारूद और ईंधन के परिवहन और भंडारण में सुधार और राष्ट्रीय रक्षा उद्योग के निर्माण के लिए सब्सिडी में भी जाएगा। रुकिए, जापान अपने परिवहन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है? ये सुनने जैसा है कि कनाडा पोर्टिंग में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि यह संभव था। मेरे लिए आप सही कर रहे हैं। साथ ही $7 बिलियन से अधिक जापान की साइबर क्षमताओं में सुधार करने की ओर जाएगा और लगभग $60 बिलियन नई मिसाइलों और मिसाइल रक्षा में जाएगा।
जापानी मीडिया के अनुसार इसमें 500 यूएस निर्मित टॉमाहॉक मिसाइलों के साथ साथ नई घरेलू निर्मित मिसाइलें शामिल हैं जो 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती हैं। हम उस प्रकार की मिसाइलों के बारे में बात कर रहे हैं जो सैद्धांतिक रूप से सैन्य ठिकानों पर पूर्वव्यापी हमलों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और हाइपरसोनिक्स टेबल से बाहर नहीं है। आप जानते हैं कि टेबल से और क्या नहीं होना चाहिए। ये जापान की आत्मरक्षा की पारंपरिक समझ से बहुत बड़ा बदलाव है। एक साल पहले भी कुछ विशेषज्ञों ने इस तरह की सुरक्षा पहल का समर्थन करने वाले जापानी लोगों की कल्पना नहीं की होगी। लेकिन अब जापान में अधिकांश लोग दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता को जरूरी मानते हैं। दोबारा, क्योंकि चीन एक ऐसा खतरा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उत्तर कोरिया को आत्म जागरूक बनाता है। अरे मुझे देखो, क्या मैं डरावना नहीं हूं? तुम अब मुझसे क्यों नहीं डरते हो? जापानी सरकार प्रकृति में रक्षात्मक होने पर भारी जोर देने के साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमले को जवाब की क्षमता कहकर कानूनी बाधाओं से बच रही है। प्रधानमंत्री किशिदा के अनुसार ये क्षमता दुश्मन के हमलों को हतोत्साहित करने के लिए अपरिहार्य है। इन सबके ऊपर जापान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को एक जॉइंट कमांड के तहत रखा जा रहा है। इससे जापान को आपात स्थितियों का तेजी से जवाब देने और अमेरिका के साथ समन्वय को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने अमेरिका जापान संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में और मुक्त और खुले भारत प्रशांत को एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता बनाने के लिए रणनीतियों का स्वागत किया। आप जानते हैं कि किसने इस रणनीति का स्वागत नहीं किया? दादाजी के अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। चीनी अधिकारियों और सरकारी मीडिया का दावा है कि जापान तनाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने जापान से राजनीतिक सहमति पर कार्रवाई करने का आग्रह किया कि दोनों देश सहकारी भागीदार हैं और एक दूसरे के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं। प्रो टिप: ये बताने का सबसे आसान तरीका है कि क्या कोई खतरा है, अगर उन्हें लगातार आपको ये याद दिलाने की जरूरत है कि वे खतरा नहीं है। जरूर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी खतरा पैदा नहीं करती। हर बार ध्यान न दें कि उन्होंने जापानी जल पर कब्जा किया, जापानी प्रौद्योगिकी को चुरा लिया और जापानी विरोधी नफरत को प्रोत्साहित किया। साथ ही उन सभी मिसाइलों को चीन ने जापान के दक्षिणी द्वीपों के करीब लॉन्च किया। यहां तक कि उत्तर कोरिया भी इसे इस तरह देख रहा है। हाँ, अब हम समझ गए हैं। हम चीन को अपना नंबर 1 खतरा भी बना सकते हैं। जापान के लिए ये चीन का मुकाबला करने के लिए एक सक्रिय कदम है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। मैं आपको बताता हूं कि वे क्या हैं, ब्रेक के ठीक बाद। वापसी पर स्वागत है। अगर जापान अपनी सेना को बढ़ाना चाहता है तो उसे कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक के लिए, कई शांतिवादी अभी भी जापान को ऐसी शक्ति देने के खिलाफ है जो सैद्धांतिक रूप से पहले अन्य देशों पर हमला करने की अनुमति दे सके, और सशस्त्र हमले का गठन करने पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। हालांकि जापानी सशस्त्र हमले से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है जिसमें तंबू शामिल है। यदि आप जानते हैं तो आप जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जापान बल का उपयोग कर सकता है, भले ही दुश्मन ने अभी तक हमला न किया हो, जब तक जापान किसी आसन्न हमले का पता लगाता है। अन्य लोग ये स्थिति लेते हैं कि जापान पहले हमला किए जाने के बाद ही बल प्रयोग कर सकता है। लेकिन राजनीति से इत्र कुछ तार्किक चुनौतियां हैं जिन्हें जापान को भी दूर करने की आवश्यकता है। जैसा कि यूक्रेन युद्ध ने प्रदर्शित किया है, युद्ध बहुत अधिक बारूद का उपयोग करता है। जापान के पास पर्याप्त नहीं है। जापान ने ऐतिहासिक रूप से बड़ी संख्या में गोला बारूद जमा करने में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। उसके शीर्ष पर जापान के कई हथियार डिपो बहुत पुराने हो रहे हैं। यदि जापान मिसाइलों सहित अपने गोला बारूद के भंडार को बढ़ाना चाहता है तो उसे नए डिपो बनाने या पुराने को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। बुलेट ट्रेन के लिए मशहूर देश में गोलियों की कमी है। अब तक जापान के लगभग 70% हथियार उत्तर में होकाइडो द्वीप में संग्रहित हैं। अगर जापान इंडो पैसिफिक में तेजी से प्रतिक्रिया करना चाहता है और चीन के पहले हमले से होने वाले नुकसान को कम करना चाहता है तो उसे दक्षिण में फैले अधिक हथियार डिपो की आवश्यकता हो सकती है। जापान के प्रमुख समाचार पत्रों में से एक के अनुसार जापानी सरकार 5 साल के भीतर लगभग 70 युद्ध सामग्री डिपो और 2035 तक 130 डिपो बनाने की योजना बना रही है। इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि मुनिशंस डिपो टेक्सास के एक स्टोर का नाम है और उनमें से शायद 130 से अधिक है। अम्मो जापान के सामने एकमात्र तार्किक चुनौती नहीं है। इसे वायु और नौसैनिक क्षमताओं में और अधिक निवेश करने की भी आवश्यकता है। दशक के अंत तक जापान के पास केवल लगभग 30 C-130 HS और C-2 होंगे। ये कई द्वीपों में संघर्ष को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके समुद्र आधारित उपकरणों के साथ हालात और भी खराब हैं। केवल 3 ओसुमी श्रेणी के LST जापान की भारी सीलिफ्ट क्षमताओं का निर्माण करते हैं। बेशक, आप ये सब बिना पैसे के कैसे कर सकते हैं?
जापान के लिए इन सब के लिए भुगतान करना एक कर संबंधी समस्या होगी। वस्तुत इस बात पर बहस चल रही है कि क्या सरकार को अपने बढ़े हुए खर्च को सरकारी बॉन्ड खर्च में कटौती या कर वृद्धि के साथ कवर करने की आवश्यकता होगी। ऋण जारी करना एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि जापान का ऋण पहले से ही उसके सकल घरेलू उत्पाद के 2 गुने आकार से अधिक है। दूसरे शब्दों में, जापान जितना बनाता है उससे 2 गुना कर्जदार है। अधिकांश टूटे हुए अमेरिकियों को चिल्लाने के लिए बस इतना ही। ओह, ये प्यारा है। अब तक जापान के प्रधानमंत्री का कहना है कि वो सालाना $7 अरब से अधिक के बराबर करों को बढ़ाना चाहते हैं, उधार लेने पर निर्भर नहीं है। हमें देखना होगा कि उन्हें सारा पैसा कैसे मिलता है, क्योंकि अगर उन्हें वो पैसा नहीं मिला तो उनके गुंडम इस तरह खत्म हो जाएंगे। और अब मेरे सभी अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में, जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पैट्रियन या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करते हैं, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज का सवाल आता है पैट्रियन पर इयान पेंगल्टन। मैं लगभग 4 वर्षों से आपके एपिसोड देख रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इस शो में कभी किसी को ताइवान सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कैट वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में बात करते देखा है। क्या इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है या ये किसी कारण से कभी नहीं आया? खैर, इयान, हमने ताइवान की बिल्ली योद्धा कूटनीति के तत्वों के बारे में बात की है, लेकिन हमने इसे ऐसा नहीं कहा है। बिल्ली योद्धा कूटनीति क्या है? ये चीन की आक्रामक भेड़िया योद्धा कूटनीति के बिल्कुल विपरीत है। ताइवान अपनी नर्म या बिल्ली योद्धा कूटनीतिक शक्ति का उपयोग अपनी संप्रभुता पर हमलों का मुकाबला करने के लिए करता है, खुद को एक स्वतंत्रता प्रेमी, शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में प्रचारित करता है, जो एक जुझारू चीन के विपरीत है। यहाँ एक उदाहरण है। जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ताइवान को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए ताइवान के अनानास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ताइवान ने अपने अनानास को स्वतंत्रता अनानास के रूप में पुनः ब्रांडेड कर दिया। उन्होंने ताइवान के लोगों से अधिक अनानास खाने का आह्वान किया, और अमेरिका, जापान और कनाडा जैसे अन्य देशों ने भी ताइवान के अनानास का समर्थन किया। तो अगर विचार सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, तो इसे कैट वॉरियर डिप्लोमेसी क्यों कहा जाता है, न कि बन्नी वॉरियर डिप्लोमेसी? इस शब्द का आविष्कार अमेरिका में ताइवान के वास्तविक राजदूत हजियाओ बी किम ने किया था, जिसके पास खुद की 4 बिल्लियां हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो चीन के भेड़िया योद्धा राजनयिकों का मुकाबला कैसे करेगी, साइयो के अनुसार ताइवान को फुर्तीला और लचीला होना चाहिए और बिल्लियों की तरह छोटे स्थानों में जीवित रहना चाहिए। लेकिन बिल्लियों की तरह ताइवान के लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता है और उनका खुद का दिमाग है। सुनने में ये काफी फिट लगता है, लेकिन बिल्ली योद्धा कूटनीति भेड़िया योद्धा कूटनीति के रूप में एक शब्द के रूप में नहीं पकड़ी गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह काम नहीं कर रहा है। आपके सवाल के लिए धन्यवाद इयान, और पैट्रन के माध्यम से हमारे शो के लंबे समय तक समर्थन के लिए। और आप में से जो पहले से समर्थक नहीं हैं, उनके लिए patreon.com/chinon देखें और जानें कि आप शो में कैसे योगदान दे सकते हैं। चीन को बिना सेंसर के देखने के लिए धन्यवाद।